नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट का हिंदी का पेपर जो कि 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे क्वेश्चंस को। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जगत धन आनंद का संधि रूप क्या है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके, तो ये जो उदाहरण दिया गया है ये दिया गया है व्यंजन संधि का। तो जगत धन आनंद का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगदानंद। ठीक है, जगदानंद, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसमें रूल्स होते हैं, हम जो पहला वर्ण होता है किसी वर्ग का उसको तीसरे में बदल देते हैं, तो हमने ता को दा में बदल दिया है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव मतलब उससे उत्पन्न हुआ, और तत्सम जो होता है वो उसके जैसा, यानी कि संस्कृत के जैसा शब्द तत्सम होता है, और जो उससे उत्पन्न हुआ होता है वो तद्भव होता है। तो इसमें तद्भव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कान जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, कर्ण जो है वो तत्सम है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुनासिक वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय क्या करते हैं, ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी आती है। ओके, तो इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर, मतलब मुंह के साथ साथ नाक से भी ध्वनि उत्पन्न होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक धन ईश्वर को संधि। देखो संधि से एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ पे, लोक धन ईश्वर का संधि रूप क्या होगा। तो लोक धन ईश्वर यानी कि लोकेश्वर, लोकेश्वर, ऑप्शन नंबर सी, सी इज राइट आंसर, लोकेश्वर। ठीक है, इसमें कौन सी संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि का। जब दो परिवार मिलकर एक तीसरे परिवार का निर्माण करते हैं तो वहां पर गुण स्वर संधि होती है। ये अपनी तरफ से बनाई हुई कुछ डेफिनेशन होती हैं जिन्हें हम किसी दिन संधि पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कर्मक क्रिया को चयन कीजिए। अच्छा, एक कर्मक, दो तरह के कर्म होते हैं, एक सजीव कर्म एक निर्जीव कर्म। तो इसमें पूछा गया है कौन सा वाक्य वह है जिसमें एक कर्म का यूज हुआ है। ठीक है, शाम पानी पीता है, शाम क्या पीता है, पानी पीता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सही हो जाएगा, इसमें एक कर्म है। अच्छा, हम सजीव और निर्जीव कर्म को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे इसमें बताया गया है, शंकर ने साधु को भिक्षा दी। दूसरा ऑप्शन है, शंकर ने साधु को भिक्षा दी। बसवा ने कमला को कलम दी। तो यहाँ पे जो सजीव कर्म है वो साधु है, कमला है, और निर्जीव कर्म है वो है भिक्षा और कलम। इन्हें हम पहचानेंगे कैसे, कुछ किसी वाक्य में हम किसको से जब प्रश्न पूछेंगे तो वहां पे सजीव कर्म होगा। जैसे शंकर ने भिक्षा किसको दी, तो साधु को दी। ठीक है, और बसवा ने किसको कलम दी, तो कमला को दी, कमला को दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कमला है, साधु है, ये सजीव कर्म है, और जो भिक्षा है और कलम है, पुस्तक है, ये जो है वो निर्जीव कर्म है। आई होप आप कर्म को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगत आगत युग्म शब्दों का सही अर्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि आगत का जो होता है वो अर्थ होता है बुरी गति, और आगत का जो होता है वो आया हुआ होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह सहित है। अच्छा, विराम चिन्ह का यूज जो है वो हम जब तक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे इनको तब तक यूज करना हमें नहीं आएगा, क्योंकि विराम चिन्हों से एक दो क्वेश्चन तो बन जाते हैं किसी भी एग्जाम में। अब इनका अगर हमें प्रयोग करना, इनको हम सही से पहचानना नहीं आएगा तो हम कैसे इनका यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था, तब के बाद में विराम है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है इसका। देखो अभी मैं बताऊंगा ये कैसे राइट है। जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था। ठीक है, वह कब सो रहा था, जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ रहा है, दूसरे क्वेश्चन से हमने जब प्रश्न किया तो हमारा उत्तर आ रहा है। तो हम जब आधा आधा तोड़ रहे हैं बाकी को, तो पहुंचा पे कुछ हमें विराम की अनुभूति हो रही है, जैसे हम कुछ ठहराव सा महसूस हो रहा है, तो हम वहीं पे इसका अल्प विराम का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली। किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली, वाक्य में प्रयुक्त सही निपात चुनिए।
निपात शब्द कौन से होते हैं? जैसे निपात वो होते हैं जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, जैसे हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, वही सब जो होते हैं वो निपात होते हैं। तो इसमें तक जो है ऑप्शन नंबर ए तक, यही हमारा राइट आंसर है। और भी शब्द होते हैं जैसे रोहन ने मोहन को भी चाय पिलाई, भी मतलब जो जोर दे रहा है थोड़ा, ठीक है, कोई भी ऐसा शब्द जो थोड़ा जोर दे और जिसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सके उसी को हम निपात कहते हैं। तो वही शब्द, तो यहाँ पे भी है, कहीं भी आ जाए, ही या भी या तक, ये सारे शब्द जो होते हैं निपात होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? अच्छा सही पूछे हैं, इसमें देखो मुख्य रूप से इन्होंने रा का सही उच्चारण पूछा है। मतलब रा, तीन तरह के रा होते हैं, एक रा ये होता है जो पूर्ण रूप होता है, एक रा नीचे लगा हुआ होता है किसी शब्द में, और एक रा ऐसे होता है। तो रा जो होते हैं वो दोनों पूरे होते हैं, ये तो पूरा होता है, पूर्ण रूप होता है, और ये भी पूर्ण रूप होता है। इसे हम पदेन रूप कहते हैं और इसे हम रेफ रूप कहते हैं, रेफ रूप, ओके। और इसे कहते हैं हम पदेन रूप, पदेन रूप। तीन तरह का, ये पूर्ण रूप होता है, ये भी पूर्ण होता है, लेकिन होता ये भी पूर्ण है। अभी हम देखो एग्जाम्पल देके आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल है इसका, जैसे हमने राजन लिखा, ठीक, और ट्रक लिखा, ट्रक, और तीसरा लिखा धर्म। ये भी रा है, ये रा जो है वो पूर्ण रूप है, और ये रा का ये भी पूर्ण रूप है। अब जो इधर वाला है, ये इधर वाला, ये हलंत होता है, जैसे हम टा के नीचे हलंत लगाएं, ये तो ये टा आधा है, रा पूरा है यहाँ पे, ओके। तो ये भी पूरा होता है। ये जो रेफ रूफ होता है, ये वाला रा, ये रा होता है आधा, ये रा होता है आधा, ठीक है। तो ये दो जो रा होते हैं वो पूर्ण होते हैं, और ये आधा ये वाला होता है, इसे रेफ रूफ कहते हैं। ऐसे ही जैसे ग्रह होता है, ग्रह, ठीक, एक होता है ग्रहीत, ये शब्द होते हैं। अच्छा इसमें ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, और ये वाला बताओ। ये जो होता है वो रा है, रा का पदेन रूप है, और ये री होता है, री, रिर, ऋषि वाला री, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी विक्रम, ऑप्शन नंबर डी विक्रम, ये पदेन रूप आ जाएगा इसमें, ओके, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण विराम का गलत प्रयोग हुआ। देखो पूर्ण विराम से एक और क्वेश्चन आया है, दो क्वेश्चन एक शिफ्ट में आए हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें हुआ है? क्या तुम ठीक हो? सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि आज तक हमने पढ़ा है कोई भी क्वेश्चन जो सेंटेंस होता है, जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है, उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखो कहीं क्वेश्चन मार्क का प्रयोग है नहीं है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। जो उसमें गलत है वो हमारे यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट है विधि शब्द के अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसे पहचानिए। तो विधि शब्द के जो अनेकार्थी हैं उसमें है कानून, ब्रह्मा, पद्धति, ये तीनों विधि शब्द के सही समानार्थी हैं। बाकी अवधि जो है, ये अवधि ऑप्शन नंबर ए, ठीक, अवधि जो है वो समय को दर्शा रहा है, समय, अवधि मीन्स होता है समय, बाकी वो विधि के समानार्थी हैं। अच्छा ये वाला अवधि और ये वाला अवधि, इसमें क्या क्या फर्क है? देखो ये समय को दर्शा रहा है, और ये अवधि जो बड़ी की मात्रा लग जाती है, ये एक भाषा है, ठीक है, अवधि भाषा, जैसे अवधि क्षेत्र में बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है महात्मा समास का उदाहरण है। समास कितने होते हैं? समास 6 होते हैं। 4 तो ये हैं तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, एक होता है अव्ययी भाव समास। चटा आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसमें महात्मा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा ये क्यों हो जाएगा? इसमें क्या है, पहला शब्द जो होता है, पहला पद जो होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो इसमें पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, दूसरा पद जो होता है वो विशेषक होता है, इसीलिए हमारा कर्मधारय समास है। इसमें महान धन आत्मा, इसको हम संधि करेंगे तो महान है जो आत्मा,
यानी कि आत्मा कैसी है, महान है। तो आत्मा की विशेषता कौन बता रहा है, महान शब्द। ओके, तो यहाँ पे कर्म धारय समास हो जाएगा। इनमें सही अनुस्वार शब्द कौन सा है, अनुस्वार ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सांगत। सांगत शब्द जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सही है, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय में जो है वो डी, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इसका हम संधि करके देख ले रहे हैं एक बार। अंतर धन राष्ट्रीय, ठीक है। तो ये वाला जो रहा है इसके ऊपर चढ़ जाएगा, यहाँ पे इसे यहाँ से हटा देंगे जब हम, तो ये राउट के यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रहार और प्रहर युग्म का सही उचित विकल्प चुनिए। प्रहार और प्रहर। प्रहार जो होता है वो चोट होती है, चोट, जैसे किसी पर प्रहार करना, किसी को चोट मारना या चोट पहुंचाना, ठीक है। और प्रहर जो होता है वो समय होता है, जैसे रात्रि का कौन सा पहर चल रहा है, दिन का कौन सा पहर चल रहा है, तो पहर को ही प्रहर, इसका सही जो तत्सम होता है वो प्रहर होता है। तो इसका सही शब्द हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चोट और समय। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर तंत्री के बीच के छिद्र से क्या गुजरती है। स्वर तंत्री के बीच से क्या गुजरती है, हवा गुजरती है भैया। तो इसमें जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हवा। ओके, चलिए नेक्स्ट, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का अर्थ है, सभी को पता है ईंट का जवाब भैया पत्थर से देना है, मतलब करारा जवाब देना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन आजकल ईंट का जवाब पत्थर से मत दो भैया, तभी बढ़िया बात है, चुपचाप पुष्प बरसा के चले आओ, ठीक है। आजकल वो जमाना नहीं है, अगर बच के रहना है तो। या फिर पुरुष का सही समास विग्रह चुने, है का पुरुष मतलब कायर है जो पुरुष, सही ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, कायर है जो पुरुष। कायर है जो पुरुष, उसके लिए अगर एक शब्द का यूज करोगे तो का पुरुष लिख दोगे, ठीक है, इसी का उल्टा। अगला क्वेश्चन है, ये भारतीय सेना है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है। संज्ञा पहचान नहीं है हमें, तो ये भारतीय सेना है। सेना मतलब डायरेक्टली वो पूछना चाह रहे हैं आपसे, सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो सेना हो गया, या झुंड हो गया, या कक्षा हो गई, तो इसमें क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, समूहवाचक संज्ञा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा आ गई परंतु श्यामा अभी तक नहीं आई है। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, सरल है, प्रश्नवाचक है, या संयुक्त है। तो देखो संयुक्त वाक्य जो होता है उसमें लेकिन, किंतु, परंतु ये सारे शब्द जो होते हैं संयुक्त वाक्य की पहचान होते हैं। मिश्र वाक्य में होता है जो, सो, जब, तब, जैसे, तैसे, ये सारे मिश्र वाक्य की पहचान होते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, संयुक्त वाक्य। चलिए नया अगला क्वेश्चन, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को क्या कहते हैं। तो जो दो अलग अलग बने हुए नए वर्ण होते हैं उनको कहते हैं हम संयुक्ताक्षर, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, संयुक्ताक्षर। कितने हैं संयुक्ताक्षर, चार, ठीक है, श, त्रा, ज्या और श, चार हैं। ये मिलता है का धन शा से, त्रा बनता है ता धन रा से, और ज्या बनता है, ज्या बनता है जा धन यहां से ज्या, ज्या होता है ये, ओके। और शा बनता है शा धन रा से, ठीक। ये चार होते हैं, ये जो है इससे बनता है, और त्रा जो है इससे बनता है, ज्या जो है इससे बनता है, और शा जो है वो इससे बनता है। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा 3 क्वेश्चन इसके हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वो गद्यांश है। ओके, गद्यांश पढ़ के उनके आंसर देना है, तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो उसे वीडियो के लास्ट में हम ऐड कर देंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके गद्यांश पढ़ के उनके आंसर दे देना, बिल्कुल सिंपल है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बस गद्यांश पढ़ना है और आंसर देना है आपको। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 55 से शुरू कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन इसमें हम छोड़ दे रहे हैं। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तत्सम और तद्भव से देखो ये क्वेश्चन और आ गया हमारा बी, पिपासा। ये जो है वो प्यासा का, प्यासा जो होता है, प्यासा जो शब्द है वो हमारा हो गया तद्भव, पिपासा जो हो गया वो हो गया तत्सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है समानाधिकरण और व्याधिकरण किस व्यय के भेद हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समुच्चय बोधक, सी। ये 2 प्रकार होते हैं समुच्चय बोधक के। समुच्चय बोधक के अव्यय है, उसके 2 प्रकार हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, आकाश पाताल एक करना, मतलब ऑप्शन नंबर डी, कठिन परिश्रम करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रा का सही वर्ण क्रम क्या होगा? अभी हमने बताया श्रा का सही वर्ण क्रम क्या होगा, तो शा धन रा, ऑप्शन नंबर बी। श्रा किससे मिलकर बनेगा? शा हलंत। हलंत इसलिए लगता है क्योंकि अगर ये पूरा होता तो इसके साथ आ जुड़ता, तब ये हलंत नहीं लगता। रा, इसको हम और भी तोड़ सकते हैं, रा के नीचे हलंत लगा के आ। ओके, अभी इसमें देखो ऑप्शन में आ नहीं है तो हम इसे हटा देंगे और ये पूरा कर देंगे। ओके, तो शा धन रा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन है ये, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी कि पुरानी बातों को फिर से दोहराना या याद करना, तो ऑप्शन नंबर सी, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को दोहराना या याद करना। चलिए, तो ये सारे 30 क्वेश्चन थे, 30 में से हमने 27 क्वेश्चन आपके लिए करा दिए हैं। 3 क्वेश्चन क्यों नहीं कराए हैं उसका हमने रीजन बता दिया, वो हमने स्क्रीनशॉट ले लेना, आप अभी वीडियो में लगा देंगे लास्ट में। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।